एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं आपको नाड़ी दोष के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। कब यह दोष कुंडली में बनता है? जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो बहुत से पॉइंट्स को देखा जाता है, उसमें से एक होता है नाड़ी दोष। नाड़ी दोष को हमारे जब गुण मिलान करते हैं तो सबसे अधिक पॉइंट इसे दिए जाते हैं, 8 नंबर इसे दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करते हैं, क्योंकि आजकल सुविधा हो चुकी है, हर कोई सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान कर लेता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की कुंडली मिलान 100% सही नहीं होता है। वह मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी पूरा इस वीडियो के माध्यम से कि सॉफ्टवेयर की कुंडली जब आप मिलान करते हैं तो उसके ऊपर आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें, और सॉफ्टवेयर से जब आप कुंडली मिलान करके किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे, उसे मैन्युअली भी देखना बहुत अधिक जरूरी है। किसी एक अच्छे ज्योतिष का आप सहारा लेकर कुंडली मिलान अवश्य करवाएं, क्योंकि उसमें बहुत से पॉइंट देखे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने भक्कुट दोष कैंसिल होने के नियम बताए थे, सॉफ्टवेयर से कैसे भक्कुट दोष कैंसिल हो जाता है वह भी मैंने बताया था। तो इस वीडियो में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि नाड़ी दोष कैसे देखा जाता है। सॉफ्टवेयर से जब हम देखते हैं तो कुंडली मिलान करते समय नाड़ी दोष उसमें बता दिया जाता है और उसमें 0 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन जब हम मैन्युअली कुंडली देखते हैं तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाते हैं। तो नाड़ी दोष कैंसिल होने के क्या क्या नियम होते हैं वह आप बहुत ही ध्यान से देखें। नाड़ी दोष ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जाति में ही नजर आता है, वह किसी भी जाति धर्म में नाड़ी दोष हो सकता है। जब हम शादी करते हैं तो 2 कुंडलियों का मिलान किया जाता है, क्योंकि जब 2 जनों की शादी होती है सब कुछ देखा जाता है, संतान सुख है कि नहीं है, वैवाहिक जीवन अच्छा है कि नहीं है। नाड़ी दोष यदि कुंडली में होता है तो वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानी होती है, और सबसे अधिक परेशानी संतान उत्पत्ति में होती है। और संतान उत्पत्ति भी हो जाए तो संतान में कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है, या तो वह विकलांगता का शिकार होता है या फिर उसका स्वभाव बहुत अधिक उग्र होता है। इसलिए नाड़ी दोष को देखना बहुत अधिक जरूरी है। और नाड़ी दोष सभी धर्मों में अप्लाई किया जाता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी में नाड़ी दोष होता है, क्योंकि जो हमारी वेन्स होती है वही हमारी नाड़ी कहलाती है, तो उसी को हम कंसीडर करते हैं कुंडली मिलान करते समय। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नाड़ी दोष को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आधि या आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अनंत्य नाड़ी। यह नाड़ी दोष नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाता है। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, कौन से चरण में स्थित है, वह सॉफ्टवेयर से हम देख सकते हैं। तो कौन सा नाड़ी दोष कुंडली में बन रहा है, जब कुंडली मिलान किया जाता है तो वह आदि नाड़ी दोष हो रहा है, मध्य नाड़ी दोष हो रहा है या अनंत्य नाड़ी दोष हो रहा है। तो हम जानते हैं कि 27 हमारे नक्षत्र होते हैं, उसे 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अर्थात आद्य नाड़ी के अंतर्गत 9 नक्षत्र होते हैं, मध्य नाड़ी में भी 9 नक्षत्र और अनंत्य नाड़ी में भी 9 नक्षत्र। इस प्रकार 27 नक्षत्रों को डिवाइड कर दिया है 3 बरोबर पार्ट्स में। तो आदि नाड़ी में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? ज्येष्ठ, मूल, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, शतभिषा, पूर्व, भाद्रपद, अश्वनी। इसी प्रकार से मध्य नाड़ी के अंतर्गत कौन से नक्षत्र आएंगे? पुष्य, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, घनिष्ठा, पूर्वा, आषाढ़, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, भाद्रपद। इसी प्रकार से अंत्य नाड़ी के अंतर्गत स्वाति, विशाखा, कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, माघ, उत्तराषाढ़, श्रवण, रेवती। अब जब कुंडली मिलान किया जाता है तो देखा जाता है कि जातक दोनों की कुंडलियों में कौन सा नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है। मध्य नाड़ी दोष हो रहा है, अनंत्य नाड़ी दोष हो रहा है या आद्य नाड़ी दोष होता है। यह कैसे देखा जाता है? नक्षत्रों के हिसाब से। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में स्थित है। हर नक्षत्र के चरण भी होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो मैं आपको बेसिक नियम बता रही हूं, पहले आप उसे अच्छे से समझ लीजिए। नियम समझने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगी, उन नियमों को कैसे अप्लाई आपको करना है वह भी मैं बताऊंगी। अब ये तो हमने देख लिया है, कोई सी भी नाड़ी दोष हो तो नाड़ी दोष आता है और उसका 0
0 पॉइंट हमें मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नाड़ी दोष कैंसल होने के नियम भी बहुत से होते हैं, तो वह जानना बहुत अधिक जरूरी है। सॉफ्टवेयर में कैंसल के नियम नहीं लगाए जाते हैं, उसमें केवल ये बता दिया जाता है कि आदि नाड़ी दोष है, मध्य नाड़ी दोष है या अनंत नाड़ी दोष है, उसके हिसाब से नाड़ी दोष बता दिया जाता है और 0 पॉइंट दे दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मैन्युअली जब हम कुंडली देखते हैं और जब नियम में आपको बताऊंगी कौन से परिहार के नियम है, अर्थात निरस्त होने के क्या क्या नियम है, उसे हम अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि नाड़ी दोष कैंसल हो जाता है। नाड़ी दोष कब लगेगा, पहले तो हम यह जान लेते हैं। ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताया। नाड़ी दोष कब लगेगा, जब राशि दोनों जातकों की सेम हो, वर और वधु की, नक्षत्र सेम हो वर और वधु के, और चरण भी सेम हो, तो ही नाड़ी दोष लगेगा, अन्यथा नाड़ी दोष नहीं लगेगा, वह कैंसल हो जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन में कोई सा भी अलग हो सकता है इस प्रकार से, या तो फिर जन्म नक्षत्र यदि सेम है, नक्षत्र सेम है तो चरण अलग होगा तो नाड़ी दोष कैंसल हो जाएगा। इसी प्रकार से चरण सेम हुआ तो नक्षत्र अलग अलग होंगे तो नाड़ी दोष कैंसल हो जाएगा। इसी प्रकार से जन्म नक्षत्र यदि समान हुए लेकिन यदि राशि अलग अलग हो गई तो नाड़ी दोष कैंसल हो जाएगा। इसी प्रकार से राशि समान हुई और जन्म नक्षत्र अलग हो गया तो नाड़ी दोष कैंसल हो जाएगा। अर्थात आपको सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है कि राशि सेम होना चाहिए, नक्षत्र भी वही होना चाहिए और चरण भी सेम होना चाहिए। अर्थात फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी की अंत्य नाड़ी के अंतर्गत नाड़ी दोष आ रहा है तो वर की जो राशि होती है कर्क राशि होगी तो वधु की राशि भी कर्क होनी चाहिए, इनकी सेम राशि हो गई। नक्षत्र भी सेम होना चाहिए, जैसे कि स्वाति नक्षत्र यदि वर का है तो वधु का भी स्वाति नक्षत्र होना चाहिए। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में वह हम सॉफ्टवेयर से देख लेते हैं, तो स्वाति नक्षत्र ही होना चाहिए। और चरण भी उसके आगे लिखा रहता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या फिर 4 नंबर। तो जो भी नंबर लिखा है, सपोज करिए 2 नंबर वर के कुंडली में लिखा है तो जो वधु की कुंडली है वहां पर भी 2 नंबर ही लिखा होना चाहिए तो ही नाड़ी दोष लगेगा, अन्यथा नाड़ी दोष कैंसल हो जाता है। तो कभी भी ऐसी गलती आप नहीं करें कि सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान कर लें और अंतिम नतीजे पर आप पहुंच जाएं कि यह तो कुंडली मिलान नहीं होता है और हम शादी नहीं कर सकते। अदर पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वह छोटे छोटे पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें मंगल दोष कैंसिल होने के नियम मैंने बता रखे हैं, बख्खु दोष कैंसिल होने के नियम बता रखे हैं, शुक्र और गुरु की स्थिति देखना रहता है, 7th हाउस की स्थिति देखना रहता है, बहुत से ऐसे पॉइंट है। उसके अलावा नाड़ी दोष कब हम नहीं मानते हैं, यदि आपकी पूरी कुंडली मिल रही है, केवल नाड़ी दोष में 0 पॉइंट मिल रहे हैं तो भी आप शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा यदि 5th हाउस का स्वामी अच्छा है, क्योंकि नाड़ी दोष जब लगता है तो संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, तो यदि 5th हाउस का स्वामी अच्छा है, गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो भी नाड़ी दोष को हम कैंसल ही मानते हैं। उसके 8 पॉइंट हम दे देते हैं यदि मैन्युअली कुंडली मिलान करते हैं। प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये नियम आपको कैसे फॉलो करने हैं ताकि आपसे गलती नहीं हो। सपोज करिए हमने कुंडली मिलान करने के लिए इस प्रकार से 2 जातकों की कुंडली मिलान करते हैं। जब सॉफ्टवेयर में तो ऐसा हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ हम उसमें फीड करते हैं, B मतलब बॉय, G मतलब मैंने गर्ल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब इसकी कुंडली मिलान हमें करना है, तो कुंडली मिलान जब करेंगे तो मिलान आप देखिए इसमें आप बता रहे हैं 13 गुण मिल रहे हैं। अब मैं अदर पॉइंट्स पर डिस्कस अभी नहीं कर रही हूँ, केवल नाड़ी दोष का एग्जांपल मैं आपको देकर बता रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इसमें आप देखिए नाड़ी दोष को 0 पॉइंट मिला है, मतलब इसमें इस जातक की कुंडली में नाड़ी दोष है, दोनों की कुंडली में कुंडली मिलान करेंगे तो 8 पॉइंट इसके मिल जाएंगे। नाड़ी दोष इसमें कैंसिल हो रहा है जो नियम मैंने बताए हैं उस अनुसार, लेकिन सॉफ्टवेयर में नाड़ी दोष बता रखा है जिसके कारण 13 ही गुण मिल रहे हैं। यदि इसमें 8 ऐड और कर दिया जाए तो 21 गुण मिल जाएंगे, यानी कि 36 में से 21 गुण बहुत अधिक अच्छे होते हैं। अदर पॉइंट्स अभी नहीं देख रहे हैं, केवल नाड़ी दोष पर आप फोकस करिए। तो सबसे पहले हम वर्ग की इसमें देख लेते हैं नाड़ी दोष कौन से उसकी बता रखी है। अब इसमें आप देख सकते हैं पूरा दे रखा होता है, इसीलिए सब जो सोचते हैं कि भाई हाँ सॉफ्टवेयर अच्छा होता है, इसमें सब कुछ डिटेल रहता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की कुंडली बिल्कुल भी सही नहीं होती है। मैन्युअली ही कुंडली आपको मिलान करवाना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों अंत्य नाड़ी के अंतर्गत आते हैं। अंत्य नाड़ी कौन से नक्षत्र के अंतर्गत आएगी, ये वाले नक्षत्र कोई से भी होंगे तो अंत्य नाड़ी के अंतर्गत आएंगे। तो आप देखिए
ये अंत्य नाड़ी के अंतर्गत आते हैं। मिलान के दृष्टिकोण से यह अच्छा संकेत नहीं है। वैवाहिक जीवन में दीर्घकालिकता पर इसका नकारात्मक प्रभाव होगा, अर्थात सॉफ्टवेयर नाड़ी दोष बता रहा है। अब हम मैन्युअली डिस्क्राइब करते हैं कि नाड़ी दोष कैंसल हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले हम राशि देखते हैं। राशि है चंद्रमा 12 नंबर पे बैठा है, तो यानी कि इस जातक की मीन राशि है। लड़के की मीन राशि हो गई। अब नक्षत्र पर हम जाते हैं। नक्षत्र पर कौन सा नक्षत्र है वो देख लेते हैं। तो नक्षत्र है रेवती और चरण ये लिखे रहते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र के, तो वो आप देख लीजिए। तो यहाँ 1 लिखा है यानी कि प्रथम चरण हो गया, रेवती नक्षत्र हो गया। अब रेवती नक्षत्र आप देखिए अंत्य नाड़ी के अंतर्गत ही आ रहा है। ये रेवती नक्षत्र आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम लड़की की कुंडली देख लेते हैं। मीन राशि है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपको गलती ना हो। मीन राशि है। अब लड़की की कुंडली हम देखते हैं। ये बॉय की कुंडली देखी। अब हम लड़की की कुंडली देखते हैं। ये गर्ल की कुंडली हमने ओपन करी। गर्ल की कुंडली में आप राशि देखिए। पहले सबसे पहले राशि हो गई सिंह, यानी कि दोनों की राशि अलग हो गई तो नाड़ी दोष कैंसिल हो गया। सब 4th नंबर का जो मैंने आपको बता रखा है, राशि अलग हो तो भी नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। तो राशि ही अलग हो गई दोनों की, नाड़ी दोष यहीं पर ही कैंसिल हो गया। अब हम एक पॉइंट और आगे बढ़ जाते हैं। नक्षत्र पर भी एक बार हम देख लेते हैं कौन सा नक्षत्र हो रहा है इसमें। अब देखिए इसमें मघा नक्षत्र है और चरण 2 है। अब मघा नक्षत्र आप देखिए इसमें यहां पर आ रहा है, इसलिए सॉफ्टवेयर ने कहा है अंत्य नाड़ी दोष है, क्योंकि नक्षत्र सेम आ रहा है। कौन सा नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है? अंत्य, क्योंकि मघा और रेवती एक ही कॉलम में आ रहे हैं। इसी 9 नक्षत्रों के अंतर्गत ये है आ रहे दोनों नक्षत्र, अंत्य नाड़ी दोष सॉफ्टवेयर ने बता दिया। लेकिन जब हमने मैन्युअली जो हमने नियम बनाए हैं, जो बताए हैं मैंने आपको नियम, उसके अनुसार देखें तो दोनों के चरण भी अलग हो रहे हैं, दोनों के नक्षत्र भी अलग है, दोनों की राशियां भी अलग है। तो इस प्रकार से जब हम मैन्युअली देखते हैं तो नाड़ी दोष कैंसल हो जाता है। हमारे 8 पॉइंट हमें मिलते हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स नाड़ी दोष को ही दिया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि अदर पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, नाड़ी दोष के 8 पॉइंट भी चले जाते हैं। तो गुण मिलान जब हम करते हैं तो 3 से 4 पॉइंट ही हमें मिलते हैं। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करें। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप इस चीज को समझिए कि नाड़ी दोष कैंसिल कब हो जाता है, कौन सी अवस्था में नाड़ी दोष लगता है। आपको सिर्फ एक लाइन ये है ध्यान रखनी है। और 5th हाउस का स्वामी अच्छा है, गुरु शुक्र की स्थिति अच्छी है, पूरी कुंडली मिलान अच्छे से हो रहा है, तो नाड़ी दोष को अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पूरी कुंडली नहीं मिल रही है, चंद्र राशि भी आपस में शत्रु है, 7th हाउस का मालिक भी गड़बड़ है, और उसके अलावा नाड़ी दोष भी उत्पन्न हो रहा है, तो फिर शादी के लिए आप बिल्कुल मना करें। तो एक अच्छा ज्योतिषी आपको सही डिसीजन लेकर बता सकता है कि आप शादी करें या नहीं करें, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, विवाह के बाद आपका भाग्य उदय होगा कि नहीं होगा, संतान उत्पत्ति में आपको कोई बाधा तो उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। तो इस प्रकार से हर एक पॉइंट देखा जाता है जब हम कुंडली मिलान करते हैं दोस्तों। तो मेरे पास बहुत से जातक भी मैच मेकिंग कुंडली मेकिंग के लिए भी आते हैं, तो मैं उनको सही राय ही बताती हूँ। आप विश्वास करिए, मेरा इसमें कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको गलत ज्ञान दूँ। आप देख सकते हैं ऐसे पूरी मैच मेकिंग कुंडली बनाई जाती है और पूरा बताया जाता है मंगल दोष है कि नहीं, 7th हाउस का स्वामी की स्थिति कैसी है, चंद्र राशि की स्थिति क्या है, कारक ग्रह क्या है, अष्टकूट जो मिलान होते हैं वे भी करके बताए जाते हैं, नाड़ी दोष कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और पूरे गुण मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी फिर भी निष्कर्ष करके बताया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, आप शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस प्रकार से पूरी मैच मेकिंग कुंडली बनाकर दी जाती है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि यदि आप शादी करना जा रहे हैं तो, या फिर लव मैरिज भी यदि आप करने जा रहे हैं, तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करें कि सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान कर लिया और अच्छे गुण मिलान हो रहे हैं तो आपने शादी के लिए हाँ कर दिया। नहीं, मैन्युअली कुंडली मिलान करना भी बहुत अधिक जरूरी होता है। बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर की कुंडली पर आप 100% विश्वास नहीं करें दोस्तों। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। मेरा जितना भी ज्ञान था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है, और इसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अधिक अच्छे से अच्छा लाने का प्रयास करूँ। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा भी हौसला अफजाई होता है ताकि हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास कर सके दोस्तों।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें, लाइक ज़रूर करें, और अपना जो भी फीडबैक हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, किसी प्रकार का फीडबैक हो, वह ज़रूर आप दें। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।